Hey, hello, and welcome back, future doctors. So, guys, here we go now from today for the discussion of top 10 numerical problems for NEET. टारगेट हम नीट को लेके चल रहे हैं यार, और एज पर योर रिक्वेस्ट, चूंकि यार शॉर्ट ट्रिक की जो सीरीज मैंने यहाँ पे चला रखी थी उसमें मल्टीपल क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक टाइम में सॉल्व करना दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आपको सिखानी थी मैंने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अगर हमने करने हैं तो वो कंसेप्ट वाइज हमें जाना पड़ेगा। और ये मैंने टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज यहाँ पे कंसिडर किए हैं, जो आपकी बहुत भयंकर तरीके से हेल्प करने वाले हैं। एटलीस्ट कम से कम टाइम में इतने क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से, अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं, और सारे क्वेश्चन यहाँ बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट सीख के जाने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, सो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि आप देख लो यहाँ पे सीपी एंड सीवी स्पेसिफिक हीट्स होती हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और इंजॉय के साथ देखो, आप बस मेंटली स्ट्रांग हो जाओ और बना लो कि ये वीडियो पूरी कंप्लीटली मैंने देखनी है और सारे कॉन्सेप्ट पूरी यूनिट इन 10 क्वेश्चंस के थ्रू आज मैंने कवर कर लेनी है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यार उसने बोला है जो सीपी है दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमें पता है। तो पता है उसने ये जो रिलेशन दिया है Cp माइनस सीवी इक्वल टू ए का हमें नहीं पता क्या है यहाँ पे, ठीक है, ए का हमें नहीं पता। उसने बोला दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। फिर उसने बोला Cp माइनस सीवी इक्वल टू बी, उसने बोला दिस इज फॉर नाइट्रोजन। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो किस तरीके से इजीली हैंडल करना है और जल्दी से सॉल्व कर देना है विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, वेरी क्विकली। ओके, तो यार सर कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। जब भी कभी Cp माइनस सीवी का कुछ डिफरेंस गिवन हो, Cp माइनस सीवी का अलग गैस के लिए, अलग गैस के लिए, और आपसे ए और बी में रिलेशन पूछेगा तो क्या करके आओगे, मचा के आओगे, फोड़ के आओगे। कैसे, देखो, फॉर आइडियल गैस, अगर मैं ध्यान से देखूं आइडियल गैस के लिए जो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है उसको देखो, Cp माइनस सीवी इक्वल टू होता है R/m। बस ये याद रखना है और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उड़ा सकते हो, बढ़िया तरीके से मचा सकते हो। ओके सर ये क्या है, Cp माइनस सीवी इक्वल टू R, R इज द गैस कांस्टेंट, ऑब्वियसली तो कांस्टेंट है सबके लिए सेम ही रहेगा। m क्या है सर यहाँ पे, this is the mass of 1 mole of gas, mass of 1 mole of gas, याद रखना बॉस, याद रखना, this is the mass of 1 mole of gas। इसका मतलब पहली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 मोल ऑफ गैस का, दिस इज 2 ग्राम, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज 2 ग्राम, याद भी होगा यार। नाइट्रोजन का कितना होता है सर, नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम। खत्म होगी कहानी। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, ये रहा फॉर्मूला Cp माइनस सीवी इक्वल टू R/2, ठीक है। फिर लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए Cp माइनस सीवी इक्वल टू R/28। कूल, उसने बोला है रिलेशन बताओ, तो यहाँ पे ए किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसके, बी किसके इक्विवेलेंट हो गया, इसके। तो यार ए आ गया आपका R/2 और बी आ गया आपका R/28, दोनों को डिवाइड कर दो। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये a बाई बी आएगा इक्वल टू, देखो R से R कैंसिल, 28 ऊपर जाएगा बाई 2, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है। सो आप देख सकते हो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इक्वल टू आ गया 14b। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से, मचा सकते हो। टेंशन नहीं लेने का, हर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन में यहाँ करने वाला हूँ, बढ़िया से आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है भाई फोड़ के आ जाना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली यू जस्ट रिमेंबर दिस वन and you just remember this is the mass of 1 mole of gas। वो आपको याद होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है आपके नीट के एग्जाम में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, और जितनी भी कैटेगरी के क्वेश्चन के यहाँ बात करने वाला हूं ना यार, बेहतरीन होने वाले हैं। उतने भी आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके जाओ, कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर कराऊंगा मैं आपको फिजिक्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ओके नीट फाइटर, सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन। यार आप जल्दी से देख लो, पढ़ लेते हैं ना इसको। इस टाइप की कैटेगरी पे काफी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, जल्दी से इसको देखेंगे, इजीली कैसे सॉल्व करने के आना है, लेंथी कैलकुलेशन भी नहीं करनी और बढ़िया तरीके से मचा के आना है, सॉल्व करके आना है बेहतरीन तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है, दो तरीके की गैस है हमारे पास। एक गैस है मोनो एटॉमिक गैस, जिसका एडियाबैटिक
कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 5/3, पता भी होता है। ओके, एक है डाई एटॉमिक गैस जिसकी डाई एटॉमिक एडियाबैटिक कांस्टेंट दे रखा है 7/5, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। वो बोलते हैं इन दोनों गैस को आपस में मिक्स किया जाता है, तो व्हाट इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसके मिक्सचर का एडियाबैटिक कांस्टेंट क्या होगा। भाई ध्यान देना, जो बेहतरीन पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट द गामा ऑफ द मिक्सचर एंड इंडिविजुअल गामा फॉर बोथ गैस गिवन है, ठीक है। तो जब ये गिवन हो और आपको ये निकालना हो तो एक तरीका, एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड सा लेंथी सा, वो यूज आप नहीं करेंगे। बढ़िया तरीका बताता हूँ, आप अवॉइड करेंगे उसको, ठीक है, आप अवॉइड करेंगे उसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर आप, तो फिर आप कौन सा अप्रोच लेके जाओगे, किस अप्रोच से करोगे। आप एनालिटिकल के एक्चुअल फॉर्मूले से जाओगे तो भाई बहुत लेंथी हो जाएगा, याद रखना भी टिपिकल होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इस गैस के कितने मोल्स है चेक करो। मान लिया पहली गैस है, इसके मोल दे रखे हैं 1, इसके मोल भी दे रखे हैं 1 ही, दोनों का 1 1 मोल है। तो गामा मिक्स निकालने के लिए यूज द फॉर्मूला जो मैं यहां लिख रहा हूं, गामा इक्वल टू 1+2/f। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जा सकता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड f, डिग्री ऑफ फ्रीडम। f इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद करो। इस अप्रोच के थ्रू अगर आप जाओगे बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। सर कैसे, आपने अगर मिक्सचर का गामा निकालना है, यहां से निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1+2/f, f मिक्सचर निकालना पड़ेगा, और ये निकालना बहुत आसान होता है इसके डायरेक्ट कंपैरेटिवली। ओके, तो हम ये निकालेंगे f मिक्सचर। कैसे निकालोगे सर, n1 f1 पहली गैस, n1 उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरी का मोल उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिवाइड में n1 + n2। अगर और भी होती तो ऐड करते जाते नीचे भी, सिंपल, इतना ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यार सर क्या हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। पहली गैस का नंबर ऑफ मोल देखो कितने हैं, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस की कितनी होती है, सबको पता होना चाहिए। मोनोएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, याद होना चाहिए यार। देखो यार टेंशन नहीं है, बहुत आसान हो गया। यहाँ पे रखूंगा 3 + n1 है, f2 आ गया 5, डिवाइड में 1 + 1, तो ये आ गया आपका 3 5 8/2, दैट इज 4। तो इस मिक्सचर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मिक्सचर का, वो आ गया 4। उठा के आप पटक दो, आंसर आ गया। देखो 1 + 2/4, यानी 1 + 2 से कैंसिल, 1/2, 1/2 यानी एलसीएम ले लो 3/2, यानी यू कैन राइट 1.5। सो फाइनली गामा ऑफ द मिक्सचर आपके पास आ चुका है 1.5, and this is your required answer without any calculation mistake, without कि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। ये याद रखो, वहां से एफ मिक्सचर इससे निकालो, और भी गैस होती तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, n1 f1 + n2 f2 डिवाइड में n1 + n2 + n3, अगर और भी होती इजीली सॉल्व कर सकते हो, टेंशन नहीं। एक्चुअल फॉर्मूला इसका याद रखने की जरूरत है ही नहीं। एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व। बढ़िया तरीके से, हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्रैक्टिस करो, लिखो, और उसी के सिमिलर क्वेश्चन जाके सॉल्व करो। 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपने भयंकर तरीके से करके जाने हैं, कम से कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है ना बॉस, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे डिपेंडेंट हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे बॉस, ठीक है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना। इजी अप्रोच होता है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका जो फॉर्मूला मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसको आप बढ़िया तरीके से यूज करके जाए, बढ़िया से अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके जाए। ओके, सो क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़ लेते हैं। उसने बोला यार एक कंटेनर है, कंटेनर में 2 गैस रखी गई हैं, फिक्स टेम्परेचर किया उसने बोला एक कंटेनर है, इसमें 2 गैस हैं, हीलियम और आर्गन, और दोनों गैस का जो टेम्परेचर है वो सेम है, मतलब सेम टेम्परेचर है 300 केल्विन, मतलब दोनों गैस का टेम्परेचर सेम हो चुका है। ध्यान से समझना, अगर इसको गैस 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, तो आप लिख सकते हो T1 = T2 = 300 केल्विन। उसने बोला जो पहली गैस है उसके नंबर ऑफ मोल 2 है, दूसरी गैस है उसके नंबर ऑफ मोल 1 है। पहली गैस का एटॉमिक मास 4 यूनिट और इसका 40 U, ये एटॉमिक मास है इनका। व्हाट इज दैट, एटॉमिक मास, ठीक है। ये इस वाले का है, ये हमें यही चाहिए था, एटॉमिक मास हमें यही चाहिए था। तो वो पता क्या पूछ रहा है, बताओ इस गैस की और इस गैस की आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट VRMS ऑफ हीलियम डिवाइड में VRMS ऑफ
आर्गन, इसका रेशियो निकालना है। मतलब इसके थ्रू हम आरएमएस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि अगर उस पर क्वेश्चन आएंगे तो बढ़िया तरीके से कैसे करके आओगे यार, यही तो सीखना है। ओके सो यार सर कैसे करेंगे, देख जब भी कभी वी आरएमएस वेलोसिटी की बात करें, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो बढ़िया तरीके से आप फॉर्मूला चेक करो। वेलोसिटी आरएमएस का फॉर्मूला होता था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जब मास गिवन हो, टेम्परेचर की बात करें तो आप सबको सपनों में आता होगा बॉस 3RT/m, दिस इज 3RT, ये कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये m है। यानी वी आरएमएस वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखो किस पे डिपेंड कर रही है, √T/m पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर और उसके मास पे डिपेंड करेगी, जो यहाँ पे एटॉमिक मास आपको दोनों का दे रखा है। अब हमें बस दोनों में ये चेक करना है कि क्या दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। क्या ऑब्वियसली गैस अलग होगी तो उनका मास तो मॉलिक्यूलर अलग ही बनने वाला है ना, समझ पा रहे हो आप। सो T इज द टेम्परेचर, उसने बोला टेम्परेचर दोनों का सेम है। अगर हमें रेशियो निकालना है दो गैस का, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो गैस के लिए आप लिख दो, आप लिख सकते हो वी आरएमएस फॉर हीलियम डिवाइड में वी आरएमएस फॉर आर्गन। अगर आप ऐसे लिखोगे तो देख लो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा √ऑफ T, चूंकि ऊपर है तो पहली गैस का टेम्परेचर हीलियम डिवाइड में दूसरी गैस का टेम्परेचर आर्गन इनटू मास नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ आर्गन ओवर उल्टा हो जाएगा ना मास ऑफ हीलियम। जब आप रेशियो करोगे तो जो सेकंड गैस है वो ऊपर चली जाएगी, उसका मास, और इसका नीचे रह जाएगा। आपको पता है इसमें टेम्परेचर दोनों का सेम है 300 केल्विन, तो ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास फॉर्मूला बच गया वी आरएमएस ऑफ हीलियम डिवाइड में वी आरएमएस ऑफ आर्गन इज इक्वल टू √ में मास ऑफ आर्गन ओवर मास ऑफ हीलियम, और फटाक से यूज पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू जस्ट चेक आउट कि उसमें जो गिवन डेटा है ना वो क्या दे रखा है, कौन सा सेम है कौन सा सेम नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अदरवाइज ये रहा फॉर्मूला आपके पास। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, देखो ये आएगी वी आरएमएस ऑफ हीलियम डिवाइड में वी आरएमएस ऑफ आर्गन इज इक्वल टू √ में आर्गन वाली का मास कितना है, ये रही आर्गन, इसका है 40, तो 40 डिवाइड में इसका कितना है 4, कैंसिल, ये आ गया √10, और √10 किसके नियर बाई होगा, अगर इसका रूट निकालोगे तो 3.16 के पास आएगा। क्लियर, चेक करके देखना, √ है यार, 10 में है तो इतना ही आएगा ना, लगभग स्क्वायर करके देखो उसका इतना ही जाएगा, नियर अबाउट। सो दिस इज द फाइनल रेशियो एंड यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेहतरीन तरीके से। बस फॉर्मूले का याद रखना, उसका यूज करना आपको आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो बोलेगा कि यार अगर हीलियम की वेलोसिटी इतनी है, ठीक है, तो बताओ आर्गन की वेलोसिटी कितनी होगी अगर टेम्परेचर को इतना कर दे, टेम्परेचर को चेंज कर देगा ना, और मास दोनों के पता रहेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप टेंशन नहीं है भाई, आराम से फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप बढ़िया तरीके से डील कर सकते हो। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। ओके, ओके यार, अब बात करने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की। टिपिकल कैटेगरी में इसको काउंट किया जाना चाहिए, काउंट किया भी जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, टिपिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट टिपिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बट इसकी प्रोसेस लेंथी हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस लोगों से बढ़ जाते हैं। आप कंफ्यूज रहते हो कि कैसे डील करें, कैसे सॉल्व करें। तो कितनी आसान तरीके इस टाइप के क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से डील करके आ सकते हो। कंसेप्ट सीखने के साथ साथ क्वेश्चन फोड़ के आ सकते हो, छोड़ के नहीं आना, फोड़ के आना है, समझ रहे हो, छोड़ के नहीं आना, फोड़ के आ रहा है वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ, दिस इज द क्वेश्चन। बढ़िया तरीके से देख लो, इसकी शक्ल देख के पता चलता है कि लेंथी प्रोसेस होने वाला है, लेकिन एक बार रीड कर लिया ना भाई, बढ़िया टेक्निक आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अप्लाई करके आओगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे शिद्दत के साथ। ओके, तो लेट्स सी। देखो, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो जिसमें ग्राफ गिवन हो, पीवी डायग्राम गिवन हो, और कुछ पूछ ले कि बताओ इस प्रोसेस के थ्रू कितना वर्क डन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, तो जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है ना, उसको पढ़ के पहले लिख लो भाई, एक बार लिख लो, मजा आ जाएगा, गलती होने के सारे चांस खत्म हो जाएंगे। कैसे सर? जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्या दे रखा है, उसने बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग द पाथ, वो सी से चलता है और ए पे आता है, तो उसने बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी दे रखी है CA-180 जूल, जब वो सी से चल के ए पे आ रहा है, समझ रहे आप, यानी सी से ए की तरफ जा रहा है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, मैं बताऊंगा, यही फंसेंगे हम।
सी से ए की तरफ जाने पर, सी से ए की 180 जूल है। फिर बोलता है कि ए से बी जब वो जाता है, केवल ए से बी, तो वो इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब हीट को प्लस लेते हैं। एब्जॉर्ब हीट कैसे लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर रिजेक्ट करता तो नेगेटिव। ओके, फिर बोलता है कि जब बी से सी जाऊंगा ना, बी से सी तक, तो फिर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो दे रखी है आपको 60 जूल, ये भी प्लस होगी। आपसे पूछा जा रहा है ए से सी तक जाने में रास्ता है ए से बी से सी, कितना वर्क करना पड़ेगा? व्हाट इज द वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी? दिस इज द क्वेश्चन एंड हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। भाई बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेने का। देख जरा ध्यान से, क्या पूछा है आपसे? वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी सी। तो बस क्या यूज करना है, लिख ले। जब भी मैंने आपको बता रखा है, जब भी कभी वर्क वगैरह की बात करो और हीट की भी ना, ऑलवेज यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहचान बता रहा हूं कि यूज कब होगा। हीट दे रखी है, वर्क निकालना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाउ वी कैन राइट इट? तो फॉर द पाथ ए बी सी के लिए लिखो। तो आपको पता है Q इक्वल टू होता था डेल्टा U प्लस घपलू। तो Q क्या लेंगे? पाथ कौन सा चूज किया? ए बी सी। तो Q लेंगे ए बी सी, जितनी भी ए से बी से सी हीट यूज हो रही है सब लेंगे टोटल, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल। चेंज का मतलब होता है जहां से चल रहे हो ए से और यहां जा रहे हो, ये फाइनल है और ये आपके लिए इनिशियल है। तो ए से चल के सी जा रहे हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ए से सी जा रहे हो। नाम से याद रखना बॉस, ए से सी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है। ए से सी प्लस डब्ल्यू है ए बी सी, ये तो निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। क्लियर? आराम से लिख लिया, लिखना सीखो, उड़ा डालेंगे बॉस। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है फटाक से। कैसे सर? अब सारी हीट देखो, ए से बी से सी, किस क्या क्या किया उसने? एब्जॉर्ब की, मतलब यहां हीट ऐड करेंगे। इस रास्ते यहां से यहां तक जाने में भी उसने एब्जॉर्ब की, बी से सी तक जाने में भी एब्जॉर्ब की। तो टोटल हीट कितनी होगी? दिस प्लस दिस, यानी 250 प्लस 60, यानी टोटल हीट होगी ए से बी तक, बी से सी तक, इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या लेंगे? ए से आप सी जा रहे हो तो फाइनल पॉइंट है सी, तो चेंज का मतलब होता है ए से गए सी, यानी आप इसको लिखोगे सी माइनस ए। ध्यान से समझना, आप इसको लिखोगे सी माइनस ए। अच्छा सर, लेकिन आपको दे क्या रखा है? सी टू ए, जबको आपको चाहिए ए टू सी, तो सी टू ए का मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होता है सी से जा रहे हो ए पे, तो फाइनल ए होगा ए माइनस सी। मतलब अगर आपको चाहिए सी माइनस ए, तो देखो यहां से माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इंटरनल एनर्जी यहां पुट करोगे ना, डेल्टा यू ए टू सी, इसका अपोजिट लेना है, क्योंकि ये देखो ना, अगर इसको आप सी माइनस ए लिखना चाहते हो तो माइनस बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, और इसकी वैल्यू दे रखी -180, तो माइनस पहले से है -180, तो ये हो जाएगा +180। तो बेसिकली जब आप ए की साइड से सी जा रहे हो, तो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज दे रखा है उसका अपोजिट लो, माइनस है तो प्लस, यानी 180 हो जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस ये आपने निकालना है ए बी सी। हो गया, हो गए हो भाइयों, उड़ा डालेंगे बॉस, टेंशन नहीं है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये भी गिवन है, ये भी कितनी? 250 60, तो मैं लिखूंगा 250 प्लस 60 इक्वल टू 180 प्लस घपलू ए बी सी। दिस इज घपलू, यू हैव टू कैलकुलेट, एंड दिस इज व्हाट सर? दिस इज 310, दिस इज 310, इसको इधर लेके आओ -180, एंड दिस इज ए बी सी। दिस इज व्हाट? सब्ट्रैक्शन करो, फाइनल आंसर आपके पास आ गया है, यानी घपलू ए बी सी, उस रास्ते से जो टोटल वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट? दैट इज 130 जूल। दिस इज द वर्क डन यू हैव टू डन जब आप ए से सी जाओगे वाया दिस पाथ। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज हाउ यू कैन डील विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजिली। कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी, और जो आपका टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होगा उसको भी आप सॉल्व करके आएंगे, फोड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। समझ गए? ओके, सो भाई बढ़िया से प्रैक्टिस करना, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, तुरंत जाके अच्छे से लिख के नोट्स बना के हर पॉइंट पे ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन गलती कहाँ हो सकती थी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करते टाइम जो दे रखी थी वो सी से ए दे रखी, जबकि लेनी है ए से सी, तो साइन चेंज करना है। ऐसी ऐसी चीज ध्यान रख रहे, एब्जॉर्ब किया तो प्लस, रिजेक्ट किया तो नेगेटिव। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया कैटेगरी में। तो यार सारे क्वेश्चन बेहतरीन मिलने वाले हैं, सारे कंसेप्ट हम कवर कर लेंगे इस पूरे
पूरी यूनिट के। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो देखो यार, क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? बट अगर यार आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई वो तुम्हारे लिए भयंकर टिपिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। और अगर फॉर्मूला याद है तो तुम उसको बोल सकते हो, चल भाई निकल, पतले गले से लात वात मार के भगाते हो तुम उसको। समझ रहे हो? चल भाई निकल ले, है ना? तो यार वो एग्जामिनेशन वाला जो बंदा है जिसने एग्जाम को बनाया है, वो चेक करना चाहता है कि आप फॉर्मूले स्ट्रांगली याद रख सकते हो कि नहीं। अगर याद है तो भाई चुटकियों में उड़ा सकते हो क्वेश्चन, नहीं याद है तो वही क्वेश्चन हम बाहर निकल के बोलते हैं यार बहुत टफ था यार, पेपर टफ था यार, क्योंकि वो फॉर्मूला याद नहीं था। सो सम प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूला बेस्ड। देखते हैं किस टाइप के फॉर्मूले भी आपको याद करके जाने हैं। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन देख लो आप, पढ़ लो आप बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन जो भी है सब कुछ दे रखा है। गैस है, उसका मास दे रखा है 2 kg। प्रेशर कितना झेल रही है बेचारी अकेली, तो प्रेशर भी दे रखा है 4 × 10⁴। ओके, एंड उस गैस की डेंसिटी भी दे रखी है। सो पता आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एनर्जी ड्यू टू द थर्मल मोशन। मतलब उस गैस का टेम्परेचर वगैरह अपने बढ़ाया होगा तो वो मोशन में आई होगी, मोशन में आने से उसके पास कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी आपसे पूछी जा रही है। तो यार देखो आप, डेटा क्या गिवन है, ठीक है, आपने गैस की बात कर रहा है, तो गैस की थर्मल मोशन की वजह से एनर्जी निकालनी है। तो याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें वॉल्यूम, मास की बात करें और डेंसिटी की खासकर बात करें और प्रेशर की बात करें, तो स्टैंडर्ड सा केटीजी में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 3/2 PV। सिंपल है, देखो PV। ओ यार, अच्छा सर ये तो नहीं था, कुछ और था। 3/2 RT तो पढ़ा होगा, RT को आपने PV लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है। सिंपल, यू जस्ट रिमेंबर। देखो छोटा सा फॉर्मूला याद होगा तो भाई कर लोगे, नहीं होगा तो नहीं। इसका मतलब मैं इसके थ्रू आपको क्या जताना चाहता हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और जो फॉर्मूले डिपेंडेंट होते हैं। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अच्छा सर इसमें प्रेशर तो है, वॉल्यूम तो है ही नहीं, वॉल्यूम निकालो ना। मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम निकालो, मास कितना सर 2, डेंसिटी कितनी सर 8, तो कितना आ गया 1/4। खत्म ही हो गई कहानी। तो E आ गया 1.5 इंटू प्रेशर। प्रेशर कितना है सर 4 × 10⁴। वॉल्यूम कितना है सर 1/4। 4 से 4 कैंसिल, कितनी आ गया, ये आ गया 10⁴ इंटू 1.5। मीन्स यू कैन राइट 1.5 इंटू 10⁴। पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं लेने का। बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई डायरेक्ट फॉर्मूले पे। अच्छा सर क्या करना है? ऑप्शन चेक करो, उसने बोला ऑर्डर ऑफ एनर्जी बताओ। ऑर्डर ऑफ किस ऑर्डर की है वो, मतलब ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो कितना अमाउंट है, ऑर्डर ये होगा इसका 10⁴ ऑर्डर किया। चेक कर लो ऑप्शन आप। तो आंसर समटाइम ऐसे भी डिजाइन किए जाते हैं, पूरा आंसर नहीं होगा, बस ऑर्डर बता देगा 10⁴ है, भाई वही तो उसको डील कर रहा है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आओगे। मतलब फॉर्मूले, इससे हम क्या सीख मिलती है, मतलब फॉर्मूले हमने बढ़िया तरीके से रिवाइज करने हैं, लिख लिख के रिवाइज करने हैं। सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले याद होने चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा होगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स केटीजी चैप्टर से फॉर्मूला डिपेंडेंट काफी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स की। तो यार बात कर लेते हैं इसी चैप्टर से रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन की, और बढ़िया तरीके से आपने सीख के जाना है। कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन तरीका सीखना है कि कैलकुलेशन को कैसे कम कर सकते हो, बढ़िया से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। काफी टाइम पूछा जा चुका है, ये कंसेप्ट मेरे को काफी पसंद आया, आपको उसको सीखना चाहिए। और एक चीज आपने यहाँ से बहुत एडिशनली सीखनी है, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, जो डेटा गिवन है उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, जल्दी से आप देख लो। और आपको पता भी होगा यार, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नीट में आने के भयंकर चांस होते हैं, समझ पा रहे हो आप। ओके, सो लेट्स सी। तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि एक हीट इंजन है, और हीट इंजन में जो हीट सप्लाई होती है, सोर्स से हीट आती है क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, सोर्स है ना, हीट सप्लाई करेगा। लेट्स सी, हीट सप्लाई करेगा, ये सोर्स का टेम्परेचर है। और एक सिंक होता है जहां पे हीट इकट्ठी हो रही है रिजेक्ट होने के बाद, यानी रिजेक्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर है T2। तो वो बोल रहा है कि जो हीट इंजन है उसकी इनिशियल एफिशिएंसी जो है वो 1/6 है, वो काम कर रहा है, चल रहा है, तो इनिशियल एफिशिएंसी इतनी है। फिर पता है क्या बोलता है कि इफ सिंक टेम्परेचर, बस यही है इसका टर्निंग पॉइंट, इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, ऐसे बोल रहा है, कम कर दिया। अगर मैं सिंक के टेम्परेचर को कम कर दूं 62 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना हो जाएगा, अभी कितना है T2, सिंक का टेम्परेचर अब कितना हो गया नया T2 डैश, वो हो जाएगा T2 पहले था, कम कर दिया 62 से
और ये डिग्री में गिवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये डिग्री में है, जबकि टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं। तो जब हम डिफरेंस लेते हैं ना, तो इसमें से डिग्री सब्ट्रैक्ट करो केल्विन, तो डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ डिग्री दे रखा है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं, आप डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर केल्विन में ही लेना है एज इट इज। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यू हैव टू टेक द डिफरेंस। आपने डिफरेंस लिया है, ये डिग्री केल्विन, सेम आंसर आने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बॉदर नहीं करना है कि सर ये तो डिग्री में दे रखा है, केल्विन में क्यों नहीं है, हम तो केल्विन में निकाल रहे हैं, हमें तो डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई आप डिफरेंस ले रहे हो, डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब वो बोलता है कि अगर ऐसा कर दिया, इफ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय दिस, तो जो एफिशिएंसी हो जाती है इसकी, नेक्स्ट एफिशिएंसी, वो eta1 से नेक्स्ट हो जाती है डबल। एफिशिएंसी इसकी डबल हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ eta1, यानी 1/6 यानी 1/3 हो जाएगी। ये दिया है क्वेश्चन में, ये क्लियर दिया है। तो पता क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड सोर्स। सोर्स का T1 है, इसका T2 है, तो बताओ T1 की वैल्यू क्या होगी और T2 की वैल्यू क्या होगी। भाई बहुत आसान तरीके से उड़ा सकते हो, प्रोसेस को फॉलो करो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। कैसे सर, इनिशियल एफिशिएंसी ये रही। एफिशिएंसी जब टेम्परेचर की बात करें तो आपको पता है हीट इंजन जो होता है उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T2/T1, और ये दे रखा है 6। यही होता है ना यार टेम्परेचर के टर्म्स में, ऑब्वियसली यार इतना तो याद होगा। ओके, अच्छा सर अब क्या करेंगे, अब आप क्या करो, यहाँ से T2/T1 को अलग कर दो, अलग निकाल लो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। 1 - 1/6 यह आएगा T2/T1, थोड़ा इजी बनाते हैं ना, यह आ जाएगा 5/6 = T2/T1। बस इसको ऐसे इक्वेशन नंबर ए मान लो, बहुत आसान होने वाला है। फिर क्या करो, ये तो होगी कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करो। जब उसने टेम्परेचर को रिड्यूस किया 62 से, तो नया टेम्परेचर सिंक का ये हो गया और एफिशिएंसी हो जाती है 1/3। अब फिर से इक्वेशन बनाओ। कैसे सर, देखो ये है नेक्स्ट कंडीशन, eta2 को लिखोगे 1 - T2 होगा, अब क्योंकि टेम्परेचर 62 से कम किया था, T1 एज इट इज रहेगा, और ये एफिशिएंसी आपको दे रखी है 1/3 = 1 - T2 कितना है, T2 - 62 और डिवाइड में T1। अब थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। कैसे सर, 1 और 3 को अलग कर लो, इसको अलग कर लो। तो क्या करने वाला हूं मैं, इस पूरे को इधर लेके जाऊंगा, 3 को इधर, तो ये हो जाएगा T2 - 62 प्लस हो जाएगा इधर आके, और 1/3 इधर जाएगा, तो 1 - 1/3 तो आ जाएगा 2/3। क्लियर है, थोड़ा सा इसको सेपरेट करो, T1 से इसको अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करो, तो क्या करोगे, T2/T1 लिख सकते हो, माइनस 62/T1 लिख सकते हो, यस, यहाँ पे आएगा 2/3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो T2/T1 की वैल्यू आप ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन से निकाल चुके हो, ये रही 5/6, यहाँ पुट करो, तो हम पुट करेंगे 5/6 - 62/T1 = 2/3। अब आपने क्या करना है, इसको यही रखना है, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, बस जस्ट वैल्यू निकालनी है, इक्वल के इस साइड लेके जा रहे हूँ, तो ये आएगा 5/6 - 2/3 और इधर हो जाएगा 62/T1। एलसीएम वगैरह ले लो यार, T1 आ गया, डायरेक्ट T1 आ गया तो किसी एक ही क्वेश्चन पुट कर देना, यहाँ पे T2 आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन, आराम से, टेंशन नहीं बॉस। तो सर कितना आएगा देख लो, इसका एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे है 5, ठीक है, माइनस यह है 3, तो 2 × 2 4, इधर आ गया 62/T1, चेक कर रहे हो आप, तो यहाँ बचेगा दिस इज 1/6 एंड दिस इज 62। तो यार इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/6 = 62/T1, और इसको लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 62, दिस इज आई थिंक, तो T1 की वैल्यू आपके पास आ गई 372 केल्विन, याद रखना दिस इज केल्विन। इफ यू हैव टू कैलकुलेट इन डिग्री सेल्सियस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273, ये T1 आ गया। तो अगर आपने डिग्री में निकालना है ना, देखो तो आप निकालोगे T1 = 372 273, सब्ट्रैक्ट कर दो तो यह आएगा 9 एंड दिस इज व्हाट 9, बस हो गया। तो T1 आ गया 99 डिग्री सेल्सियस, चेक करो 99, T1 होगा 90 डिग्री सेल्सियस में, इतना होगा, केल्विन में इतना होगा। सर T2 भी तो निकालना है, निकाल लो यार, अब तो टेंशन ही नहीं है, उड़ा डालो, यहाँ पे पुट करो, T2 आ जाएगा, देखो T2 डायरेक्ट निकाल लो, तो T2 कितना आ रहा है सर, 5/6 × T1, ठीक है,
यहाँ से आप T2 निकाल लेना, अपने आप बताना आंसर कितना आ रहा है। कर लोगे ना यार, T1 की वैल्यू पटअप कर दो, पहले केल्विन पुट करो, जो आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा ना भाई, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बढ़िया तरीके से आपको कार्नोट इंजन, हीट इंजन का ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, इजी कैलकुलेशन कैसे बनानी है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले T1 T2 का रेशियो अलग कर लो, नंबर्स अलग कर लो, आराम से यूज करो, सिंपल सी कैलकुलेशन। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाना है और बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन देख लो, अच्छे से उड़ा दोगे। अच्छा ये तो कर लेंगे ना, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, अपने आप उड़ा देना है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके यार, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लेते हैं यार। कहने में तो बेहतरीन है, देखने में बेहतरीन है, पर सॉल्व करने में लड्डू सा क्वेश्चन है यार। मतलब देखना है लड्डू है, उत्तरी खाना है, उड़ा जाओ, खा जाओ, चबा जाओ यार उसको। तो बढ़िया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत अच्छी है अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत लड्डू से प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, इनको बस उड़ाना होता है, जैसे फुटबॉल नहीं होती, आई किक मारा फटाक से उड़ा दे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। बट ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, मैं आपकी गलती होने से बचाना चाहता हूँ और इस टाइप के कॉन्सेप्ट जल्दी कैसे अप्रोच करना चाहते हो। ओके, सो क्वेश्चन में देख लो, पीवी डायग्राम है आपके पास। पता क्या पूछ रहा है कि 4 प्रोसेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ABCD नाम दे दिया उनके। तो बोल रहा है कि बताओ ABCD में से कौन सा प्रोसेस कौन सा है, मतलब नाम सजेस्ट करो। उसने बोला 4 प्रोसेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो इनका ऑर्डर सेट करो कि कौन सा आइसोबैरिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, समथिंग लाइक दैट। तो यार देखो, रटने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन टेक्निक बताता हूँ कि कैसे डील करना है, रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो सपोज करो आपने इस प्रोसेस को देखा, चलो देख लेते हैं सर। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर को जा रहा है। तो अगर मैं इसको पीछे को एक्सटेंड करूं, क्योंकि इधर ही एक्सटेंड कर सकता हूं, या आगे आगे तो कहीं जाके टकराएगा नहीं है। अब जिस भी एक्सिस पे ये जाके टकराएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चेक करो, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड करने से जिस भी एक्सिस पे टकराएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसको देख लो, उस पर कौन सा कोऑर्डिनेट है, प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट का ग्राफ होगा ये हमेशा, तुम्हें रटने की जरूरत ही नहीं है भाई, टेंशन नहीं है। तो इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करो, एक्सिस तक मिलाओ, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। आइसोबारिक प्रोसेस है ये, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ए तो हुआ आइसोबारिक, यानी आइसोबारिक हुआ ए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं डायरेक्ट। फिर आ जाओ इस वाले पे, जो वर्टिकल से हैं, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाले हैं, पहले उनको देखो, स्ट्रेट लाइन वाले। अच्छा सर, इसको भी एक्सटेंड करके देखो नीचे तक। जब नीचे एक्सटेंड करोगे तो ये V के साथ 90 बना रहा है, मतलब पक्का ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी आइसोकोरिक है। ओ तेरी, अच्छा आइसोकोरिक है, यस। इसी तरीके से आप इजीली डिसाइड कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। बचे ये दो, लिटिल बिट मोर कंफ्यूजन, यू नो, पता ही नहीं चलता कौन सा आइसोथर्मल है। दोनों ही कर्व है, पीवी डायग्राम हो और कर्व बना हो, या तो आइसोथर्मल होगा या एडियाबैटिक होगा। अगर दोनों एक जगह हो, ध्यान से समझना, एक है इस पॉइंट से इधर गया, एक पॉइंट इस पॉइंट से इधर गया, अगर प्रोसेस ऊपर से नीचे हो रहा है, देखो एरो ऊपर से नीचे को लग रहा है, ऊपर से नीचे को एरो लग रहा है, समझ रहा, प्रोसेस ऊपर से नीचे को आ रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला होगा, कितने भी ग्राफ हो, जो सबसे नीचे वाला होगा, जैसे 2 है, वो एडियाबैटिक होगा, वो हमेशा एडियाबैटिक होगा। नीचे वाला मोर वर्टिकल जो दिख रहा होगा, मोर वर्टिकल नीचे वाला, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। इससे ऊपर जो होगा पक्का आइसोथर्मल होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब C हो गया एडियाबैटिक और आइसोथर्मल हो गया, यू नो, B, ABC, नो वे, दिस इज D, दिस इज D, ओके। तो ये हमने नाम सजेस्ट कर दिया। इस क्वेश्चन को लेने का तरीका था कि आप किस तरीके से पहचान कर सकते हो। फिर से सुनो, जो स्ट्रेट लाइन होगी उनको एक्सिस तक एक्सटेंड करो, अगर वो एक्सिस पे 90 पे कट कर रही है तो जो भी उस पे कोऑर्डिनेट होगा उसी का ग्राफ होता है। P है तो प्रेशर कांस्टेंट है, जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये V पे जाके टकराया, तो V है तो आइसोकोरिक होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर आपको इस तरीके के 2 ग्राफ दे रखे हैं, नीचे को आ रहा है और इधर बन रहा है PV ग्राफ, ओके, एक ये है, ऐसे एरो नीचे को लग रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, देख सकते हो आप। तो ऊपर वाला ग्राफ हमेशा आइसोथर्मल, नीचे वाला ग्राफ हमेशा एडियाबैटिक होगा। अच्छा सर, ऐसा हो गया तो लाइक इधर V हो गया, इधर P हो गया, फिर पहचान लोगे ना यार, रिवर्स कर देना, या इधर P है और इधर V है, एज इट इज लेते हैं, लेकिन ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है। अब रिवर्स करना है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो ऊपर वाला होगा, सबसे ऊपर वाला ये एडियाबैटिक हो जाएगा, और नीचे वाला आइसोथर्मल, उसका रिवर्स।
क्योंकि इसमें कंप्रेशन चल रहा होगा, समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इसको देखो और इसको देखो, ये नीचे को जा रहा है तो नीचे वाला एडियाबैटिक, ऊपर वाला डायरेक्ट तरीका, और इसमें जो सबसे ऊपर चला जाएगा वो एडियाबैटिक, नीचे वाला आइसोथर्मल। दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज एंड नो कंफ्यूजन एट ऑल। इस तरीके के क्वेश्चन भी फोड़ के आ सकते हो बड़े तरीके से, इजी कैटेगरी है यार, बट आएंगे तो इजी पे भी तो मार्क्स मिलेंगे, टफ पे भी मार्क्स मिलेंगे, इजी पे जल्दी मिल जाएंगे, तो क्यों ना बढ़िया तरीके से कंसेप्ट सीखे। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से फोड़ देना अच्छे से, ओके। ओके यार, अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बढ़िया तरीके से आप इसको उड़ा के आ सकते हो, फोड़ के आ सकते हो, तो इसको भी डिस्कस करना यहाँ पे लाजमी है बॉस, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है सर, अगेन पीवी डायग्राम है, और भाई पीवी डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है वर्क डन बताओ, ग्राफ गिवन होगा, कभी इस तरह के क्वेश्चन आता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके। व्हाट इज दैट, देखो उसने क्या पता है क्या बोला है, उसने बोला ए से जाना है बी, मैंने बोला ठीक है, उसने बोला 3 रास्ते हैं, मैंने बोला बहुत बढ़िया, 3 रास्ते हो जाए तो मजे ही आ जाए। उसने बोला ए से बी जाना है, देखो इनिशियल डेस्टिनेशन है ए और फाइनल है बी, ये तो क्लियर हुआ, इनिशियल मतलब ए से बी जाना है यार, मतलब हमें ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ से कहीं जाना है, जैसे आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के एक पॉइंट से दिल्ली के दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो रास्ते 3 है अलग अलग, तो पता क्या बोल रहा है, अगर कोई बंदा इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, इसको रास्ता 1 बोला, तो इस रास्ते से जाने पे उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया है वो Q1 है, और जो चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी का वो हुआ है डेल्टा U1, सिंपल ऐसे माना है। फिर वो बोलते हैं अगर वो सीधा चले जाए सेकंड वाले रास्ते जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें जो हीट एब्जॉर्ब की है वो Q2 है, और यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी निकाली है उसने वो है डेल्टा U2। फिर उसने बोला अगर वो ऐसे जाए, पहले ऐसे फिर ऐसे, तीसरे रास्ते से जो हीट एब्जॉर्ब की है Q3, और जो चेंज हुआ है इंटरनल एनर्जी का वो है दिस वन। तो बताओ Q1, Q2, Q3, डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 में क्या रिलेशन होगा, ये बताना। बहुत आसान नहीं हो गया यार ये एक तरीके से। कैसे सर, अगर आप ए से बी जाओगे, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, चाहे इससे जाओ, चाहे इससे जाओ, पहली बात इंटरनल एनर्जी ए और बी पे डिपेंड करेगी, किस रास्ते से जा रहे हो मतलब ही नहीं है उसको, यानी इंटरनल एनर्जी आपकी सेम होगी, चेंज जो होगा it doesn't depend upon path, it is the point function, state function, only depend upon initial and the final situation, okay, note the path। तो ऑप्शन तो आप यहीं से करेक्ट कर सकते हो। अगर आप देखो पहले दूसरे ऑप्शन को छोड़कर बाकी दोनों को उड़ा दो, 2 ऑप्शन बच गया अब आपके पास, मतलब एक ऑप्शन में ये तो होना ही चाहिए, ये करेक्ट हो गया। अच्छा सर अब क्या, अब हमें Q1, Q2, Q3 देखना पड़ेगा, कौन ज्यादा है कौन कम है। यार एक बात बताओ, इसमें सबसे देखो पीवी डायग्राम है, अगर सबसे ऊपर जो ग्राफ होगा, सबसे ऊपर ये वाला है, ये सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे ये, फिर ये, जो सबसे ऊपर उसका वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, फिर दूसरे जो उससे नीचे है, फिर जो सबसे नीचे है, बात खत्म, बात खत्म। क्योंकि जो सबसे ऊपर है उसका अंडर जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। देखो ना सबसे ऊपर ये, अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊंगा ऐसे, तो इसके नीचे जो एरिया होगा सबसे ज्यादा होगा, और ये जो सबसे नीचे ग्राफ है इसका सबसे कम होगा। सर हमें वहां इतना टाइम नहीं होगा, हम कैसे याद रखेंगे, मैंने बोल दिया ना, जो ग्राफ सबसे ऊपर है पीवी डायग्राम में उसका एरिया सबसे ज्यादा, तो उसका वर्क डन सबसे ज्यादा, और जिसका वर्क डन सबसे ज्यादा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q डेल्टा U प्लस घपलू, सबके लिए U सेम हो गया, तो ये तो हो गया सेम, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया घपलू, जिसका वर्क डन सबसे ज्यादा उसका Q सबसे ज्यादा, एब्जॉर्ब एनर्जी सबसे ज्यादा, और वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया, जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसका वर्क सबसे ज्यादा, जिसका वर्क सबसे ज्यादा एनर्जी भी सबसे ज्यादा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा वर्क डन है पहले ग्राफ का, फिर उसके नीचे वाले का, फिर इसके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3, एंड दिस इज हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इजी है तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट है ना, बढ़िया तरीके से गलती ना करके हम इसको सॉल्व करके आएंगे ना, बढ़िया से सीख के। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर कैटेगरी मैंने आपको बोला मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, आपको सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, 10 क्वेश्चन शिद्दत के साथ सॉल्व करके जाएंगे ना भाई, मजा आ जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आप मास्टरी करके जाने वाले हो। ओके ओके नीट फाइटर्स, यार आपको धीरे धीरे मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सीख के, कंसेप्ट सीख के, उनको अप्लाई करके। ओके अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जरूरी है ये भी हमारे लिए, क्योंकि ये फॉर्मूले याद करना थोड़ा टिपिकल से होते हैं, तो फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चंस को भी कैसे आपने सॉल्व करना है और बढ़िया से रिवाइज करके जाना है, अच्छे से सॉल्यूशन बना के आना अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ओके तो लेट्स सी द क्वेश्चन इज दैट, उसमें क्लियर बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, उसमें जो डेटा गिवन है उसको लिख लो पहले, वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो क्या बोला है कि उसने बोला है कि गैस है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पे है इनिशियली। अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने एक सिचुएशन बनाई कुछ ऐसे, ठीक है,
उसने बोला कि ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। ओके, तो उसने बोला कि एक गैस है यहाँ पर और इस गैस का इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है जब भी मैं इस तरीके की बातें करूंगा एडियाबैटिकली उसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है, मतलब इनिशियली वो ऐसे है, जब उसको कंप्रेस करेंगे यानी इधर लेके आएंगे पिस्टन को, तो ये पिस्टन जहाँ पे अब है उसकी बजाय कहीं यहाँ होगा, तो वॉल्यूम कम हो गया। देखो अब गैस इतने से वॉल्यूम में है लेकिन प्रेशर बढ़ गया होगा, तो वो बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है यहाँ पे वो इनिशियल वॉल्यूम लेट्स सी V1 है, इसका हो जाता है 8/27 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। कम हो गया ना, ऑब्वियसली दिख भी रहा है, पहले पिस्टन यहाँ था इधर आ गया। ओके, जैसे हम जो यार रंगों का त्यौहार नहीं होता, पिचकारी लेके मारते हैं तो उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो कम होता जाता है वॉल्यूम, नहीं सो वैसे ही समझो। उसने बोला जब वॉल्यूम V1 था टेम्परेचर इतना था, फिर अब वॉल्यूम इतना रह गया, कम हो गया, तो टेम्परेचर कितना राइज हुआ, टेम्परेचर बता। तो इनिशियल टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है हमेशा, तो 27 + 273 यानी 300 केल्विन हो गया होगा उसका इनिशियल टेम्परेचर। मैंने ले लिया केल्विन में, ये भी निकालना है केल्विन में। राइज कितना है निकाल लेंगे, आंसर पूछा है डिग्री सेल्सियस में, पहले केल्विन में निकालेंगे बाद में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा सर क्या करेंगे, देख वेरिएशन किसके बीच में हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा प्रोसेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एडियाबैटिक है। और धुरंधर खिलाड़ियों एडियाबैटिक में P भी चेंज होता है, V भी चेंज होता है और T भी चेंज होता है, इसलिए 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे इसके, बेहतरीन 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे इसके। एडियाबैटिक इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें P भी चेंज, V भी चेंज, T भी चेंज, तीनों चेंज। ओके, तो सर चूंकि हमसे बात कर रहा है V और T की, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, T V गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी टाइम और वॉल्यूम की पावर गामा -1 इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये याद रखना पड़ेगा। डेटा के आगे बिना उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करो, उड़ा डालो। कैसे सर, देखो अगर ये कांस्टेंट है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ T इक्वल टू ये कांस्टेंट है C/V गामा -1। तो जब मैं दो सिचुएशन को डील करूंगा तो मैं लिखूंगा T1/T2। V2 चूंकि V नीचे है तो V2 ऊपर जाएगा, तो V2/V1 और इसकी होल पावर गामा -1। बस ये बन गया रिलेशन, पुट कर दो वैल्यू, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यार। कैलकुलेशन करनी है लिटिल बिट। ओके, अच्छा सर क्या करेंगे, देखो T1/T2 इक्वल टू V2 कितना आया, ये रहा 8/27 ऑफ V1, 8/27 ऑफ V1 और पहले से ही क्या आपके पास V1 और गामा, ओ तेरी गामा क्या होगा, क्वेश्चन में क्लियरली आपको लिखा होगा गामा की वैल्यू 5/3 है, 5/3। और ये कौन सी गैस होनी चाहिए, अगर 5/3 ना होता मोनो एटॉमिक गैस, कम ऑन गाइस मोनो एटॉमिक। तो व्हाट इज दैट, 5/3 - 1। T1 कितना है बाद में पुट करेंगे, पहले ऐसे ही निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा ना थोड़ा सा। चल भाई सॉल्व कर, खत्म। ये आ गया 8/27 की पावर 5/3 - 1 यानी 2/3 उत्तरी की। अब इसको हमने ऐसी पावर में कन्वर्ट करना है जिससे इसमें से कोई एक कैंसिल हो। तो पता है क्या कर सकते हो, देखो 8/27 को लिख सकते हो 2/3 की होल पावर 3 और इसकी पावर ऑलरेडी 2/3 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 3 27। मतलब ऐसे लिखो एक ही बात है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, इजी हो जाएगा। तो ये पावर जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2/3 की पावर 2 केवल। इजी हो गया बॉस, इजी हो गया। तो T1/T2 आ गया, 2 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 9 होता है 2, ठीक है। अब यहाँ से आपने निकालना है T2, तो T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 T1/4, खत्म कहानी। सर अब क्या करेंगे, 9/4, T1 दे रखा है तेरे को 300 केल्विन, उड़ा डालो बॉस, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज 4 से कैंसिल कर दो, ठीक है, 75 आएगा, कैंसिल करो, देखो कैंसिल 300 को 75, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 75 675, मल्टीप्लाई करो यार, हाउ फास्ट यू कैन मल्टीप्लाई दैम। ओके, मन में करो जल्दी से। तो यार यहाँ पे जो T2 आया ना, मतलब कंप्रेस करने के बाद एडियाबैटिकली जो नया टेम्परेचर होगा वो कितना आ गया, 675 केल्विन। बट यू हैव टू कैलकुलेट इन डिग्री सेल्सियस, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। T2 अगर डिग्री में निकालना है तो 675 में से 273 सब्ट्रैक्ट करो, तो 273 सब्ट्रैक्ट 5 में से 3, 2 बचेगा 0, 402 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना। अगर नहीं पूछा गया तो भाई इस फॉर्मूले का, इन टाइप के फॉर्मूले का यूज हो सकता है कहीं ना कहीं वर्क डन वगैरह निकालने का, तो प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आपका जो आने वाला है। ओके
ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन यार, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन जो मैंने केटीजी से कनेक्ट सेलेक्ट किया यार। अच्छा सर क्यों? क्योंकि केटीजी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। मतलब केटीजी वाला चाहता है बंदा कि भाई तू फॉर्मूले याद करके जा, और जितना छोटा क्वेश्चन उतना खोटा होता है वो, क्योंकि फॉर्मूले ही याद नहीं होते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट से दिखने वाले फॉर्मूले तुम्हें सताएंगे, इसलिए फॉर्मूले प्रैक्टिस करके जाना, बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे भाई। वो बिल्कुल भी लेंथी नहीं होते, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो बढ़िया से लिख के प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन बढ़िया कैटेगरी का लिया है, टिपिकल नहीं है बट फॉर्मूला याद करना टिपिकल है बॉस, याद रखने का। ओके, हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, चेक करो। उसने क्लियर बोला है क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ध्यान से समझो। उसने बोला एक वेसल है, हमने बोला ठीक है, उसमें एक गैस है और उस गैस का इनिशियल प्रेशर है P, इनिशियल प्रेशर। फिर वो बोलता है कि अगर इस गैस के मॉलिक्यूल्स का मास मैं हाफ कर दूं, यानी पहले अगर इनिशियल मास होगा m तो अब हो गया होगा उसका m/2। उसने बोला ऐसा, हाफ कर दिया उसका मास, इनिशियली m होगा। और उनकी जो गैस की जो स्पीड होगी मॉलिक्यूल्स की, जो स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड होगी कुछ v1 = v/RMS, क्योंकि आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आरएमएस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। वो बोल रहा है कि ये वेलोसिटी बढ़ा दी गई है और ये कर दी हमने 2v/RMS, मतलब डबल कर दी। उसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर दे, मास को मॉलिक्यूल्स के हाफ कर दे, तो बताओ नया प्रेशर क्या होगा। ओके, नया प्रेशर निकालना है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे आप? खुद सोचो, पढ़ के सोचो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो यार ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है, गैस मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है, उसके प्रेशर से रिलेटेड है। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। याद करो, सबसे पहला रिलेशन आप पढ़ते थे, मैंने लिख दिया है, ये डिराइव करते थे, पढ़ते थे, बहुत बेहतरीन। याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1/3 mn/v v/RMS स्क्वायर। याद करो, सबने पढ़ा होगा, याद रख लेना अच्छे से। m इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और गैस का वॉल्यूम क्या है, v है, v/RMS उसकी वेलोसिटी है। चेंज किस में होगा, केवल इसमें और इसमें, बाकी हटाओ, यहाँ से बाकी हटा दो, यानी p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m × v/RMS का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या करूंगा, पहले इनिशियल कंडीशन बना, इनिशियल कंडीशन में था P1, ठीक है, ये किस, और डिवाइड में P2, किस पे डिपेंड करेगा, m1 v1/RMS का स्क्वायर, और डिवाइड में m2 इंटू v2 सेकेंड कंडीशन में। पुट कर दो, आंसर आ गया यार। पुट करो P2। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चल रहा हूँ जिससे ज़्यादा इधर उधर कैलकुलेशन न करनी पड़े। इनिशियल मास है m और v/RMS इनिशियल जो थी वही रहेगी, और डिवाइड में नेक्स्ट मास कर दिया उसने हाफ और वेलोसिटी कर दी डबल, तो 2v/RMS का स्क्वायर। तो चेक करो कितना आएगा, देखो P1/P2, मास से मास कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा 2, और v/RMS स्क्वायर कैंसिल, 2 ऊपर गया नीचे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये कैंसिल। तो P1/P2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2। तो डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है आपको, गैस का जो प्रेशर हो जाएगा, दिस इज 2P1, दिस इज 2P1, यानी पहले प्रेशर का जस्ट डबल हो जाएगा। एंड दिस इज द सिचुएशन यू कैन हैंडल। मतलब ये गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, यानी केटीजी का कंसेप्ट है। याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले की लिख के लिस्ट बनाओगे बढ़िया तरीके से। एंड ये थी आपकी टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर नीट एंट्रेंस, एंड यू हैव टू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको करनी ही पड़ेगी। कंसेप्ट सीखने के लिए कंसेप्ट को अप्लाई करना कैसे है, ये बहुत जरूरी होने वाला है। ओके दोस्तों, मैंने अपना फर्ज निभाया, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज में एडिशनल क्वेश्चन लेना मतलब वहां पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट किया। आप कंप्लीट देके बढ़िया प्रैक्टिस करें, कम टाइम में हाई स्कोर यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ओके गाइस, होप सो, दुआ करूंगा आपके लिए, आपका बढ़िया पेपर हो यार, बढ़िया प्रैक्टिस करके जाओ, टेंशन नहीं लेने का, बस प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम अच्छे जाने वाला, अच्छा स्कोर करने वाले हो फिजिक्स में। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।